नमस्कार दोस्तों, विद्यावंतम में आपका स्वागत है। विद्यावंतम के भाषा शिक्षण पाठ्यक्रम में लेट अस लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश के बारे में हम लोगों का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी के परिप्रेक्ष्य में सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग अंग्रेजी को सीख सकें, लिखना, पढ़ना और बोलना। तो इसमें हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाषा जो होता है, चाहे वह कोई भी भाषा हो, होता क्या है। तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है या कोई नौकरी पेशा में जाते हैं, पहला दिन कहीं भी नए लोगों से मिलते हैं, नई जगह पर जाते हैं, तो वहाँ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से बच्चे का जब जन्म होता है तो समाज में उसका लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू होता है, इंटरेक्शन होता है समाज के साथ, और उसमें सबसे पहले समाज में परिवार के साथ होता है उनका इंटरेक्शन किसी भी बच्चे का, और उसमें वह दुनिया में अवस्थित सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और उस जानने के क्रम में उनके माता पिता उन्हें कुछ शब्दों की जानकारी देते हैं किसी चीज को समझाने के लिए। तो उसमें होता क्या है कि जो जिस भाषा क्षेत्र में होते हैं उस भाषा से संबंधित उनको जानकारी दी जाती है। जैसे कि किसी रिलेशन से रिलेटेड समझाना हो या आसपास की चीजों के बारे में जानकारी देना हो, तो इसमें क्या होता है कि उनके माता पिता उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं उनको अगर समझाना हो कि ये तुम्हारे बहन है, तो उनको बताना पड़ेगा, उच्चारण तो करेंगे ही, ध्वनि का तो उच्चारण होगा वहां पर, वो बोलेंगे बहन। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा क्षेत्र के जो लोग होंगे वो सिस्टर बोलेंगे। अगर उस बच्चे को समझाना हो आम के बारे में, तो आम के बारे में उनको बताना पड़ेगा कि ये आम है, और अंग्रेजी भाषा के जो होंगे क्षेत्र के लोग हैं उनको बताना पड़ेगा मैंगो। तो कहने का मतलब है कि हर शब्द के बारे में उनको पहले से ही बताना पड़ेगा, तभी ही वह आगे चल करके सारी शब्दों को जानकारी होगा और वह तभी वो बोल पाएगा, क्योंकि पहले से ही उसे समझ में आया हुआ रहेगा। तो जैसा कि हम शुरू में चर्चा किए हैं कि कोई बच्चा जब विद्यालय जाता है पहला दिन, तो सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे का नाम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कल से वो नहीं जानते हैं, क्योंकि पहले से उनके दिमाग में आ जाता है कि ये सरोज है, ये संतोष है, ये संजीव है। इसी तरह से नौकरी पेशा वाले जो होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि ये इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है, इसका ये वर्क प्रोफाइल है, और जब कभी उसे जरूरत पड़ती है तो तुरंत वो उसके दिमाग में आ जाता है कि ये व्यक्ति इस कार्य के लिए है और इससे मेरा ये कार्य है। तो इसमें क्या होता है, हम ये समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के बारे में या एक वस्तु के बारे में पहले से ही जानकारी करके उसके बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा रखते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो उसका उपयोग करते हैं। इन सभी चीजों के लिए एक दूसरे को समझाने के लिए, जैसे कि बच्चा जब विद्यालय में गया तो शिक्षक उसे कुछ पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो उस क्रम में क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा, बोलकर, समझकर, पढ़कर, सुनकर। तो यहां पर क्या है कि अपनी बातों को शिक्षक या कोई भी व्यक्ति जब बोलकर एक दूसरे को बताने की कोशिश करेंगे, सुनकर, बोलने वाला है एक सुनने वाला हो, समझकर दिमाग में उनको आएगा, पढ़कर, लिखकर। तो इसमें क्या होता है कि बोलने में, लिखने में, सुनने में, पढ़ने में और समझने में ये सारी प्रक्रिया होता है।
ये सारी प्रक्रिया होता है। बोलने के लिए किसी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि इसमें सिर्फ बोलना है। सुनने के लिए भी जरूरत नहीं, जैसे भाषण, वाद विवाद इत्यादि। लेकिन लिखने के लिए उनको कुछ न कुछ एक विशेष व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, जो एक सीखना ही पड़ेगा, वो लर्निंग करना ही पड़ेगा। तो आगे हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि भाषा होता क्या है। तो भाषा जो है एक माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने मनोभावों या विचारों को व्यक्त करता है। एक व्यक्ति, भाषा एक माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने मनोभावों या विचारों को व्यक्त करता है। अब भाषा में होता क्या है? माध्यम तो है ये, लेकिन इसमें क्या होता है? तो किसी भी सूचना को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, उस वक्त एक प्रक्रिया होती है सुनने, किसी मैसेज को ग्रहण करना एवं किसी मैसेज को बताना। ये एक संप्रेषण की प्रक्रिया है। तो ये जो माध्यम है, तो भाषा में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने मनोभावों को, विचारों को संप्रेषित करता है। संप्रेषण जो माध्यम है, इस प्रक्रिया को हम शिक्षा की व्यवस्था से और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। तो भाषा एक माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने मनोभावों या विचारों को व्यक्त करता है। अभी हम तुरंत में थोड़ा देर पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि बोलकर, पढ़कर, लिखकर, समझकर। तो इसमें क्या होता है कि बोलने में भाषा का एक रूप है, भाषा का दो रूप होता है। भाषा के रूप, ये दो रूप होता है। एक लिखित मौखिक रूप एवं दूसरा होता है लिखित रूप। मौखिक रूप में क्या होता है? मौखिक रूप में क्या होता है कि बोलकर और सुनकर भाषा को एक दूसरे को संप्रेषित करते हैं, जबकि लिखित रूप में उसे लिखना पड़ता है और अपने मनोभावों को लिखकर व्यक्त करते हैं। तो मौखिक रूप में क्या होता है? मौखिक रूप में क्या होता है कि व्यक्ति अपने मनोभावों को बोलकर, इसे हम कह सकते हैं बोलकर व्यक्त करता है।
व्यक्त करता है। और लिखित रूप में क्या होता है कि मनोभावों को अपने मनोभावों को लिखकर व्यक्त करता है। अपने मनोभावों को लिखकर व्यक्त करता है। जब लिखने की बात आती है, तो एक प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है और यह हर भाषा में आवश्यक है। हर भाषा में, दुनिया की किसी भी भाषा में जब उसे लिखने की बात आएगी तो उसमें जो हम ध्वनि बोलते हैं उस ध्वनि को एक प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है और हर भाषा में वह चिन्ह व्यवस्थित किया गया है। उसे हम लिपि कहते हैं। तो लिपि को हम डिफाइन करते हैं। लिपि क्या होता है कि भाषा के दो रूप होते हैं। एक मौखिक रूप होता है और एक लिखित रूप होता है। मौखिक रूप में क्या होता है कि हम अपने मनोभावों को, विचारों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं, बोल करके मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं। तो उस भाषा का वह जो रूप होता है वो मौखिक रूप होता है। और लिखित रूप क्या होता है? लिखित रूप में हम लिखकर भाषा को व्यक्त करते हैं, अपने मनोभावों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं, तो लिखकर व्यक्त करते हैं। तो लिखने के क्रम में क्या होता है कि लिपि मौखिक ध्वनियों को चिन्हित किए गए व्यवस्था को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को चिन्हित किए गए व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अब क्या होता है कि भाषा का जो एक मौखिक रूप है उसे लिखित रूप में लाने के लिए हमें एक लिपि की आवश्यकता होती है। और लिपि क्या होता है? लिपि जो है वो मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था है। तो जितने ध्वनि हैं उसमें से सभी ध्वनि को हम एक चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं और वह चिन्हित किए गए व्यवस्था है ध्वनि का, वह लिपि है। लिपि जो होता है, हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। संस्कृत का देवनागरी है। मराठी का देवनागरी लिपि है। उसी तरह से पंजाबी का गुरुमुखी लिपि है। बांग्ला का बंगाली है। संस्कृत का ही विस्तृत रूप है हिंदी, देवनागरी लिपि है। संस्कृत का देवनागरी है, मराठी का देवनागरी है, गुजराती का भी देवनागरी लिपि होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लिपि क्या है? तो मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने के लिए चिन्हित किए गए व्यवस्था को लिपि कहते हैं
और यह जो व्यवस्था है वो हर भाषा में उनका एक अपना लिपि होता है, हर भाषा की एक अपना लिपि होता है। जैसे हिंदी का देवनागरी है, संस्कृत का देवनागरी है, मराठी का देवनागरी है, गुजराती का देवनागरी है, पंजाबी का गुरुमुखी लिपि है, बांग्ला का बंगाली है। अब अंग्रेजी का क्या है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी को भी तो पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी का जो होता है वो रोमन लिपि होता है, अंग्रेजी का रोमन लिपि होता है। तो इस तरह से हम लिपि से बहुत सारे फायदे हैं। अपने विचारों को, अपने मनोभावों को दुनिया के किसी भी कोना में हम पहुंचा सकते हैं, समय से आगे तक रखने की व्यवस्था भी कर सकते हैं, लेकिन मौखिक रूप को हम नहीं कर सकते हैं। वाद विवाद हमने कर लिया, किसी का भाषण सुन लिया, तो उसे हमने लिखा नहीं, तो उसे हम बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हैं, उसी समय तक वो रहेगा। लेकिन अगर उसे हमने लिपिबद्ध कर लिया, अब लिपिबद्ध कर रहे हैं, लिपि तो जान रहे हैं, किसी मौखिक ध्वनियों को विशेष चिन्हों द्वारा हम उसे व्यक्त कर दिया, तो हम उसे समय के आगे बहुत दिनों तक रख सकते हैं। तो ये हर भाषा का है, और वही भाषा विकसित हो सकता है जिसका अपना लिपि हो। तो जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि भाषा जो होता है वह उसका दो रूप होता है, मौखिक रूप होता है, लिखित रूप होता है। लिखित रूप को व्यक्त करने के लिए विशेष चिन्ह की आवश्यकता होती है, और वह चिन्ह कैसे है, तो होता क्या है कि हम लोग जब कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो वो ध्वनि जो है, वो ध्वनि, उस ध्वनि सबसे छोटी इकाई, मतलब कि और उसे हम टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, उस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या है, तो वर्ण अखंडित ध्वनि, वर्ण जो है वो अखंडित ध्वनि है, वर्ण अखंडित ध्वनि है। अब ये वर्ण जो है जैसे जैसे अ, आ, क, हलंत, ख, इसे हम और टुकड़ा में नहीं कर सकते हैं, और टुकड़ा में नहीं कर सकते हैं। अगर उसे टुकड़ा में कर सकते हैं, तो वह वर्ण नहीं कहलाएगा, जैसे अगर हम क का उच्चारण कर रहे हैं, तो क में क के साथ साथ अ का उच्चारण कर रहे हैं, इसका मतलब ये वर्ण नहीं है। तो क में से अ को हटाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं, और इसमें से अ हट जाता है, इसको ना क क। तो इसका हम पढ़ेंगे आगे। अभी वर्ण कहते हैं, सामान्यतः क्या होता है कि वर्ण जो है वो किसी भी शब्द का छोटी इकाई है जिसे और खंडित नहीं किया जा सकता है। अगर वह खंडित करने की आवश्यकता में है तो उसे अक्षर कहा जाता है, और सामान्यतः क्या होता है कि अक्षर और वर्ण व्यवहार में एक ही है, उसे अंतर नहीं किया गया है। तो वर्ण जो है वो दो तरह का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर वर्ण में क्या होता है, हिंदी में वर्ण जो है, वो क्रमबद्ध अगर व्यवस्थित किया गया है, किसी भाषा में वर्ण को अगर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो स्वर वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण। तो ऐसा ध्वनि जिसको बोलने के लिए किसी और ध्वनि की आवश्यकता ना पड़े या और स्वर की आवश्यकता ना पड़े, जैसे अ, आ,
री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये टोटल 11 है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण जो होता है वो 11 होता है। स्वर वर्ण जो होता है वो 11 होता है। इसमें किसी ध्वनि को बोलने में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। तो स्वर की एक अपनी मात्रा भी होता है। तो इस समय को लगने के आधार पर, मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है। इसमें अ, ई, ओ, ए, 1 2 3 4, ये 4 जो है वो ह्रस्व स्वर है। और ठीक इसका दोगुना समय लगता है जिसमें दीर्घ स्वर होता है। तो ये दीर्घ स्वर है, जिसमें हमने गोला नहीं लगाया है वो दीर्घ स्वर होता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण क्या होता है कि ऐसी ध्वनि, ऐसा वर्ण जो उसके उच्चारण में करने के लिए स्वर की सहायता लेना पड़े। जैसे अगर हमें क बोलना है तो हमें क में अ स्वर का उच्चारण देना, सहायता लेना पड़ रहा है। तो इसमें क्या है? क हलन प्लस अ, क हलन प्लस अ। सभी जितने व्यंजन हैं उसमें अ मिला हुआ होता है। अ को हटाने के लिए हमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। ये हलंत है, तो ये क में अ है। अगर इसमें अ लाना पड़ेगा तो हलंत हटाना पड़ेगा, अ को हटाना होगा तो हलंत लगाना होगा। तो ये हलंत है। उसी तरह से हमें की लिखना होगा, की। तो इसमें क हलंत और प्लस ई की मात्रा लग गया। ई की मात्रा, इसको ई की मात्रा बोलते हैं, तो ई की मात्रा बोलते हैं। तो इस तरह से ये की क प्लस ई की मात्रा यहाँ लग गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि व्यंजन जितने हैं उसमें उसको बोलने के लिए, व्यंजन को बोलने के लिए ऐसा वर्ण जिसको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेना पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण होते कितने हैं? तो एक होता है कवर्ग, जिसमें क्या होता है चवर्ग होता है टवर्ग होता है तवर्ग होता है तो कवर्ग ये व्यंजन है। क ख ग घ 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। 5 10 15 20 25 25 8 37। तो ये जो व्यंजन जो होते हैं वो कुल 33 होता है, कुल 33 होता है। तो व्यंजन वर्ण हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला जो होता है वर्णों के क्रमबद्ध
व्यवस्था को, क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण जो है वो 33 होता है। अब तो टोटल 33 प्लस 11, 33 और 11 44। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। उसके अलावा व्यंजन जो है वो अं, अह, इसे हम अयोगवाह बोलते हैं। इसे वर्णमाला में नहीं रखा गया है। दूसरा होता है संयुक्ताक्षर। इसमें कि अक्ष, प्र, या और श्र। 1 2 3 4 अक्ष, प्र, या और श्र, ये संयुक्ताक्षर होते हैं। इसे संयुक्ताक्षर इसे भी वर्णमाला में नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें दो व्यंजन का संयुक्त रूप है, दोनों व्यंजन के बीच में किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं होता है। तो ये स्वतंत्र व्यंजन न होने की वजह से इसे भी वर्णमाला में शामिल नहीं किया गया है। अक्षर कैसे बनते हैं? क, हलम प्लस श, ये अक्षर। त्र कैसे बनता है? त, हलम प्लस र, त्र। ज्ञ कैसे बनता है? ज, हलम प्लस या हलम। और श्र कैसे बनता है? तो श, हलम प्लस र, तो ये श्र। तो संयुक्ताक्षर में क्या होता है कि अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों वर्णों के बीच में, मतलब कि दोनों वर्णों के बीच में किसी प्रकार का स्वर नहीं है। तो इसलिए इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, क्योंकि दो से मिलकर बना हुआ है। और दूसरा नंबर कि ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, इसलिए इसे वर्णमाला में भी शामिल नहीं किया गया है। अब हिंदी भाषा में क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी भाषा को अगर हम सीखने की कोशिश करते हैं और एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है। जैसे कि हमने भाषा का डेफिनेशन दिया है कि भाषा एक माध्यम है जिसमें अपने मनोभावों को, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट किया जाता है। तो एक जरूर इसमें वक्ता होगा और दूसरा जो है वो श्रोता होगा। वक्ता अपने मनोभावों को, अपने विचारों को संप्रेषित करेगा श्रोता तक। श्रोता उस संदेश तक, श्रोता जब तक नहीं पहुंच जाता है तो यहां पर हम कहेंगे कि संप्रेषण सफल नहीं हुआ। तो सफल होने के लिए क्या होगा कि अगर वक्ता बोल रहा है कि यह आम है, तो श्रोता को भी यह आम है की जानकारी होनी चाहिए उसको पहले से। जब तक कि पहले से उसको जानकारी नहीं होगा, श्रोता जो है वो वक्ता द्वारा
जो संप्रेषण किया गया है, जो संप्रेषण एक परस्पर प्रक्रिया होता है। संप्रेषण एक परस्पर प्रक्रिया होता है जिसमें कि बोलना, किसी मैसेज को, किसी संदेश को देना और ग्रहण करने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। तो वक्ता जो संप्रेषण किया है अपने मनोभावों को, विचारों को, उस श्रोता तक तभी पहुंच पाएगा जब तक कि श्रोता जो है उस भाषा में दक्ष हो। इसका मतलब है कि उस भाषा की जानकारी श्रोता को होना बहुत ही आवश्यक है। किसी अंग्रेजी भाषा क्षेत्र में हम चलें और वहां बोलें कि यह आम है और उसे इसकी जानकारी नहीं है, तो उसके जीवन में कभी भी यह शब्द, आम शब्द, है शब्द नहीं आया है, इसलिए उसको समझ में नहीं आएगा। उसे समझाने के लिए इस भाषा की जानकारी उसे पहले से देना पड़ेगा। उसी तरह से किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में चले जाएं और वहां बोलें मैंगो, तो उसे भी समझ में नहीं आएगा। उसे समझाने के लिए दिस का मतलब, इज का मतलब, ए का मतलब, मैंगो का मतलब समझाना पड़ेगा। मतलब कि भाषा में दक्षता होना वक्ता और श्रोता की जरूरी है सफल संप्रेषण के लिए। तो भाषा जो है, भाषा में सफल संप्रेषण के लिए दक्षता भाषा की जरूरी है, वक्ता और श्रोता दोनों को। हम ये भी बार बार कह रहे हैं कि भाषा जो है वो संकेत होता है। भाषा एक संकेत है। सभी ध्वनियों का एक संकेत बनाया गया है और उस संकेत के बारे में पहले से ही लोगों को जानकारी होती है। जैसे हिंदी भाषा में अगर कोई बोलता है आम, अगर कोई बोलता है गाय, अगर कोई बोलता है मछली, तो पहले से ही उसे पता है कि मछली क्या होता है। मतलब कि मछली जैसे जीवों के लिए एक अलग से संकेत बना दिया, आम जैसे चीजों के लिए एक अलग से संकेत बना दिया गया। तो हर वस्तुओं के बारे में, हर घटना के बारे में उन्होंने एक शब्द बना दिया गया है, मतलब कि संकेत दे दिया है कि इसका मतलब ये समझना, उसका मतलब ये समझना। उसी तरह से अंग्रेजी भाषा में भी है और विश्व के सभी भाषाओं में ऐसा है। अभी हमने तुरंत देखा कि ध्वनियों को लिपिबद्ध करने के लिए, जैसे कि क बोलना है, क ध्वनि निकलता है, तो क के लिए अलग से एक चिन्ह व्यवस्थित किया गया है। ख बोलने के लिए, ख ध्वनि को चिन्हित करने के लिए एक अलग से ख को चिन्हित किया गया है। तो हर ध्वनि का एक अपना एक संकेत हम सभी भाषाओं में बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वो संकेत होता है। मतलब कि वक्ता और श्रोता दोनों को कोडिंग करने का और डिकोडिंग करने का गुण होना जरूरी है। और शिक्षा के माध्यम से हम संप्रेषण की व्यवस्था को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब हम लोग शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। शब्द क्या होता है? शब्द होता है कि ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो ध्वनि क्या होता है? तो ध्वनि वर्ण होता है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वर्ण के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है कि उसका कुछ न कुछ अर्थ हो। सभी ध्वनियों के मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता है। सभी ध्वनियों के मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता है। और वैसे हिंदी भाषा जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। जो बोलता है वही लिखने की इसमें व्यवस्था है। जो बोलता है, जो ध्वनि हम मौखिक रूप से बोलते हैं, उसको हम लिखित रूप में लिपिबद्ध करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है हिंदी भाषा में। इसलिए काफी वैज्ञानिक है ये।
तो सार्थक का मतलब होता है जिसका सही अर्थ हो। जैसे हमने बोला बालक, तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग बालक के बारे में उनको पहले से ही मालूम होगा। तो बालक, अगर बालक का कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलेगा, लेकिन इसी के तोड़ मरोड़ करके हम लिख दें लबाक। तो लबाक भी एक ध्वनि है, लबाक भी एक ध्वनि है। लौ का लौ मौखिक ध्वनि को लिपिबद्ध करने के लिए ये चिन्हों की व्यवस्था की गई, बौ के लिए ये, आ के लिए ये, कौ के लिए ये। तो ध्वनि का ही मेल है, लेकिन सार्थक मेल नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं, अर्थविहीन है ध्वनि का मेल। यहाँ पर सार्थक मेल है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये शब्द है। शब्द जो होता है वह किसी वाक्य का, किसी भाषा का छोटी इकाई है। छोटी इकाई होती है ध्वनि के बाद छोटी इकाई होती है शब्द। वाक्य में शब्द का प्रयोग सामान्यतः ये समझा जाता है कि शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वाक्य में शब्द का प्रयोग नहीं होता है। शब्द की परिवर्तित रूप का प्रयोग होता है, शब्द के परिवर्तित रूप का प्रयोग होता है। जैसे बालक हुआ, जैसे कि जा एक शब्द है, जा एक मूल शब्द है। तो या तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा जाएगा, जाता, जाती, गया, इस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग होगा। जैसे वह गया, वह जाता है, वे लोग जाते हैं, वह जाएगा। जा का प्रयोग वाक्य में, मूल शब्द का प्रयोग नहीं होता है। कहीं कहीं पर किसी किसी वाक्य में होता भी है, लेकिन जो ही वह वाक्य में आएगा तो उसे हम पद बोलते हैं, तो पद क्या होता है? तो पद जो है वो शब्द का परिवर्तित रूप होता है। शब्द जो है वो पद शब्द का परिवर्तित रूप होता है। परिवर्तन करने के नियम हैं, या तो वह लिंग के आधार पर होगा, वचन के आधार पर होगा, या कारक के आधार पर होगा। तो किसी न किसी तरीके से होगा उसमें। जैसे वह जाएगा, वह गया, तो यहाँ पर जो है काल के आधार पर हो गया, ये भविष्य काल में है और ये भूतकाल में है, ये वर्तमान काल में है। तो इस तरह से यहाँ पर काल के आधार पर भी शब्द का परिवर्तन होता है। तो शब्दों का उपयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो वह पद कहलाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाषा जो है वह संकेत है, भाषा संकेत है। उसे संकेतीकरण भी किया जाता है और बाद में उसे फिर कोडिंग और डिकोडिंग भी किया जाता है, और सिंबल के रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हम लोग तो हिंदी और अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में हमारा पाठ्यक्रम है हम लोगों का, तो इसमें हम लोग ये तो हिंदी के बारे में था। उसी तरह से अंग्रेजी में भी वर्णमाला होता है। अंग्रेजी में भी वर्णमाला होता है, जिसको कि अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में हमने वर्ण बोला, लेटर बोला जाता है, यहाँ पर लेटर बोला जाता है। तो वर्णमाला क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स is known as alphabet. Collection of letters is known as alphabet. तो इंग्लिश में कितने होते हैं लेटर? इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, और ये दो तरह का होता है। एक होता है अपर केस
दूसरा होता है लोअर केस। इसे कैपिटल लेटर भी कहा जाता है, कैपिटल लेटर भी कहा जाता है, और इसे स्मॉल लेटर भी कहा जाता है। लोअर केस को स्मॉल लेटर कहते हैं, लोअर केस को स्मॉल लेटर बोलते हैं। कितने हैं? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमें एबीसीडी लिखने का ये मतलब है कि ये जो पाठ्यक्रम है ये उन लोगों के लिए है जो किसी कारण से अंग्रेजी को सीख नहीं पाए हैं और उन्हें अब जरूरत पड़ रही है नौकरी पेशा में, कहीं मेल करने में, या अपने हायर एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ रही है, या जो बहुत ही बच्चा क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। तो मेरा ये कोशिश होगा कि बहुत से बेसिक चीज को बताना, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो इससे बेनिफिट उठा सकें, और जिनको जानकारी है वो इसे आगे बढ़ के इसकी अगला वीडियो देख सकते हैं, जिनको जानकारी होगा वो। असाइनमेंट भी है, असाइनमेंट की भी व्यवस्था है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस असाइनमेंट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करने पर वो रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर कि आपको ईमेल आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, लॉगिन पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, और वह विद्यावंतम www.vidyavantam.com पर उसको डाउनलोड करके उसके असाइनमेंट को बना सकते हैं। तो ये इसलिए ये छोटी से छोटी बातों को हम अपने इस सेशन में रखने की कोशिश करते हैं। तो इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, या अपर केस भी बोलते हैं। और लोअर केस जो है ये अपर केस है, इसको हम कैपिटल लेटर भी बोलते हैं। जिसे हम उसके बाद है लोअर केस, जिसको कि स्मॉल लेटर भी बोलते हैं। ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जैसे कि हमको एल बोला, तो एल के लिए एक यहाँ भी संकेत की व्यवस्था हो गई, एक विशेष चिन्ह द्वारा व्यक्त किया गया है, विशेष चिन्ह द्वारा यहाँ पर व्यक्त किया गया है, दोनों को दोनों। अब हमें लोअर केस वाले को हम मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। ये अपर केस है। इसमें हम देखते हैं जैसे कि हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण था, व्यंजन वर्ण था, उसी तरह से यहाँ भी वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है। तो लेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल क्या क्या होता है? तो हम गोला लगा रहे हैं, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, यू, 1 2 3 4 5। यहाँ हम लिख देते हैं ए ई आई ओ यू। यहाँ पर हम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, यहाँ कैपिटल लेटर में है। तो ये 5 के 5 जो है ये टोटल 5 है। इसको हम वॉवेल बोलते हैं, इसको हम वॉवेल बोलते हैं। ए ई आई ओ यू को वॉवेल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स जो है वो बी सी डी
F G H J K L M N P Q R S T S T V X Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये टोटल 19। तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 19 होते हैं। और वॉवेल कितने हैं? 5 हैं। हम इसमें जिसको कि हम आयताकार घर में दिखा रहे हैं W और Y, इसे हमने इसमें कॉन्सोनेंट में नहीं लिखा है। इसका मतलब है और 19 और 5 9 5 13 अभी 23 ही है। अभी तक 19 5 24। तो अभी क्या है? 2 और छूट रहा है, 2 लेटर और छूट रहा है। तो 2 लेटर कहाँ गया? तो हमने इसमें W और Y को, W एंड Y को इसमें हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है कॉन्सोनेंट वाले में। इसका मतलब है कि W और Y भी ना वॉवेल में है और ना ही कॉन्सोनेंट में है, ना ही वॉवेल में और ना ही कॉन्सोनेंट में है। तो W एंड Y है क्या? डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। अभी हम डिस्कस किए थे कि अंग्रेजी में लेटर जो होता है वह 26 होते हैं। 5 जो वॉवेल होते हैं, बचे हुए कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसमें कि हमने 5 जो वॉवेल लिया था वो A-E-I-O-U को लिया था। बचे हुए 19 को हमने 19 लेटर को, 19 लेटर्स को हमने कॉन्सोनेंट में लिखा था। W एंड Y को छोड़ दिया था, W एंड Y को छोड़ दिया था। तो W एंड Y क्या होता है? सेमी वॉवेल की कैटेगरी में होते हैं। W एंड Y जो होता है वो सेमी वॉवेल की कैटेगरी में होता है। सेमी वॉवेल का मतलब होता है कभी वह वॉवेल की तरह कार्य करता है, कभी वह कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर हम W जो है, W एंड Y कब कॉन्सोनेंट की तरह करेगा और कब वॉवेल की तरह करेगा, एग्जाम्पल से हम सीखने की कोशिश करते हैं। पहले हम W के बारे में सीखते हैं। W जो है वॉच, वॉच हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल जो लिए हैं वॉच, टू मतलब 2, टी को TW, काउ मतलब गाय, वॉच मतलब घड़ी। तो ये जो W जो लिए हैं ये कॉन्सोनेंट है, W लेटर कॉन्सोनेंट है। TWO ये जो W है यहाँ पर, W यहाँ भी है, W यहाँ भी है, लेकिन ये जो W है ये वॉवेल है, और ये W जो है ये भी वॉवेल का है, ये W भी वॉवेल कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं Y के लिए, यंग आई फ्लाई। तो ये यंग जो है ये लेटर कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ये Y जो है ये क्या है? वॉवेल है, और यहाँ पर ये Y जो है ये भी। हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब W किसी शब्द के या किसी वर्ड के शुरू में हो, पहला लेटर हो, तो वह कॉन्सोनेंट होता है। अगर वह बीच में या लास्ट में हो, अंत में हो, तो वह वॉवेल कहलाता है। Y भी उसी तरह से, Y जो है किसी शब्द का पहला लेटर हो, शुरू में हो तो उसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं, बीच में या अंत में हो तो उसे वॉवेल कहते हैं। तो हम इसे, आप लोग इसे लिख लें कि W एंड Y जो होता है वो सेमी वॉवेल होता है, और नोट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब W एंड Y शब्द का पहला
लेटर हो तो वह कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। कॉन्सोनेंट कहलाता है। जब W एंड, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हुआ और ये दूसरा पॉइंट हुआ, जब W एंड Y शब्द वर्ड का W एंड Y शब्द का पहला लेटर हो तो वह कॉन्सोनेंट कहलाता है। जब W एंड Y शब्द के बीच में या अंत में तो वह वॉवेल कहलाता है। असाइनमेंट इससे रिलेटेड www.vidyavantam.com पर अवेलेबल है। वहाँ पर लॉगिन करके, अगर लॉगिन नहीं है आप लोगों की तो वहाँ पर लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करके असाइनमेंट डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेटर जो होता है, लेटर वह अंग्रेजी में 26 होते हैं। लेटर दो तरह का होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल में ए, ई, आई, ओ, यू 5 जो है वो वॉवेल होता है, और कॉन्सोनेंट जो होता है बतिए वह 19 लेटर को हमने कॉन्सोनेंट में इंक्लूड किया था। W एंड Y को हमने कॉन्सोनेंट में नहीं रखा था और ना ही वॉवेल में रखा था। तो W एंड Y होता क्या है? तो W एंड Y जो होता है वह सेमी वॉवेल होता है। सेमी वॉवेल का मतलब होता है कि वह कभी कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करेगा और कभी वॉवेल की तरह व्यवहार करेगा। W एंड Y की तरह होता है और कब कॉन्सोनेंट की तरह होता है, इसका हम डिस्कस करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, वॉच 2। यहाँ पर W क्या है? ये जो W है ये कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर ये W जो है वो वॉवेल है। यहाँ पर ये W जो है दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फ्लाई। तो यहाँ पर ये जो Y है ये कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर ये बीच में जो Y है ये वॉवेल है, और ये लास्ट में जो Y है ये भी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये W शब्द के शुरू में है, पहला लेटर है तो कॉन्सोनेंट है, बीच में है तो वॉवेल है वही W, और W अगेन लास्ट में है तो वॉवेल होता है। उसी तरह से यंग में Y जो है वो पहला लेटर है, कॉन्सोनेंट है, बीच में ई वाई आई आई मतलब आंख, ये Y वॉवेल की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर फ्लाई मतलब उड़ना एक शब्द है, उड़ने की घटना को फ्लाई बोलते हैं। तो ये जो Y है वो वॉवेल है। तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब W एंड Y किसी शब्द का, किसी वर्ड का पहला लेटर हो तो वह कॉन्सोनेंट होता है, बीच में या अंत में हो
तो वह वॉवेल कहलाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं जब W and Y शब्द वर्ड का पहला लेटर हो तो कॉन्सोनेंट एवं कॉन्सोनेंट कहलाता है। पहली पॉइंट है। दूसरा, जब W एंड Y शब्द के बीच में या अंत में हो तो यह तो अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वह है वर्ण, वर्णमाला, भाषा क्या होता है, भाषा में वर्ण के क्या उपयोग है, और लिपि क्या होता है, लिपि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसी तरह से अब अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट होता है जिसको कि वर्णमाला बोलते हैं, वो अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। 5 वॉवेल होता है AEIOU, एंड कॉन्सोनेंट जो होता है वो 19 को हमने कलेक्ट किया था। W एंड Y को एक सेपरेट स्टडी किया है जिसको कि सेमी वॉवेल कहते हैं। W एंड Y जब किसी शब्द का पहला लेटर होता है तो वह कॉन्सोनेंट होता है, एंड जब बीच में या अंत में होता है किसी शब्द के तो उसे वॉवेल की तरह उपयोग करते हैं। आप लोग की असाइनमेंट बनाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके लॉगिन पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप असाइनमेंट डाउनलोड करके बना सकते हैं, या www.vitavantam.com से असाइनमेंट को डाउनलोड करके उसे आप बना सकते हैं। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर लेटर के बारे में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, जिससे कि समझने में आसानी हो। जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड असाइनमेंट एक हम करते हैं, और जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से आप भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसमें है गर्ल, गर्ल लड़की। जी जो है, जी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। आई यहाँ पर वॉवेल है तो वॉवेल हो गया। आर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो आर यहाँ आ गया। एल जो है कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट लिख दिया हमने। WHOSE हुज, हुज मतलब किसका, ये W पहला लेटर है तो W जब पहला लेटर होता है तो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। यहाँ पर H भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। S कॉन्सोनेंट है, एंड E वॉवेल है, तो E वॉवेल में हमने लिख दिया। उसी तरह से EY, तो E वॉवेल होता है, Y शब्द के बीच में है तो ये सेमी वॉवेल होता है, तो ये वॉवेल हो गया। और अगेन E वॉवेल होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है कॉन्सोनेंट में, इसमें कुछ नहीं है। यस्टरडे, यस्टरडे में Y जो है वो पहला लेटर है तो कॉन्सोनेंट होगा। E वॉवेल, S यहाँ पर कॉन्सोनेंट, T यहाँ पर कॉन्सोनेंट, E यहाँ पर वॉवेल, R कॉन्सोनेंट यस्टरडे में R, D कॉन्सोनेंट, A वॉवेल, Y शब्द के अंत में है तो वॉवेल हो जाएगा। ईयरली, ईयरली में E जो है वो वॉवेल है, A वॉवेल है, R कॉन्सोनेंट होता है, L भी कॉन्सोनेंट है, Y जो है वो शब्द के अंत में है तो ये वॉवेल होगा। एजुकेशन, एजुकेशन में E वॉवेल है, उसके बाद D क्या है, कॉन्सोनेंट होगा, U वॉवेल है, C कॉन्सोनेंट होगा, A वॉवेल है, T कॉन्सोनेंट होगा, I वॉवेल है, एंड O वॉवेल है, N कॉन्सोनेंट।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A-E-I-O-U पांचों के पांचों अवेलेबल है, लेकिन लगातार नहीं है, लगातार नहीं है। फेसेशियस, फेसेशियस का मतलब होता है मस्खरा। इसमें क्या होता है कि F जो है ये कॉन्सोनेंट है, A वॉवेल है, C कॉन्सोनेंट है, E वॉवेल है, T कॉन्सोनेंट है, I वॉवेल है, O वॉवेल है, U वॉवेल है और S कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेसेशियस में, फेसेशियस एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि A-E-I-O-U जितने हैं ये सारे के सारे लगातार वॉवेल है, लगातार वॉवेल है। एजुकेशन में क्या है कि उल्टा पलटी है, जिगजैग है, लेकिन फेसेशियस में लगातार है। उसी तरह से टीचर, टीचर में टी जो है तो टी हमने फेसेशियस तक बनाया। अब क्या है कि लेडी, यस, व्हाट, हाउ, येलो, जैसे हमने अभी असाइनमेंट बनाया है वैसे आप लोग भी इस वर्ड का असाइनमेंट बनाएंगे जैसे जैसे हमने किया है। और डिस्क्रिप्शन में और भी असाइनमेंट दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट करेगा विद्यावल्लभ वेबसाइट पर। वहाँ पर आप लॉगिन पासवर्ड जनरेट करके असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से असाइनमेंट आप बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ बनाया है। एक काम, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है कि राइट योर नेम and find out vowel and consonants। जैसे आपका नाम मान लीजिए कि सोहन है, तो हम यहाँ पर सोहन लिखा, सोहन लिखा। और सोहन लिखा तो ये तो वर्ड हो गया, इस तरह से वर्ड हम लिख देंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो इसमें आपको लिखना है कि वॉवेल क्या क्या है, तो वॉवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। तो इसमें वॉवेल जो है वो ओ एस कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है, एच कॉन्सोनेंट है, ए वॉवेल है, एम कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाना है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप असाइनमेंट जरूर बनाएं, कमेंट्स में जरूर बताएं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।